स्टूडेंट्स, तो आज हम कक्षा 11वीं विषय भूगोल है ना भाग ख भाग से हम अध्याय 3 अपवाह तंत्र के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, हम अपवाह तंत्र को हम आज समझेंगे। ठीक है, तो अपवाह तंत्र में सबसे पहले हम है ना अपवाह तंत्र का अर्थ समझ लेते हैं कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले है अपवाह, है ना। अपवाह हम किसे कहेंगे, तो निर्धारित जो जल मार्ग है ना, तो निर्धारित जल मार्गों के द्वारा है ना जल का जो बहना होता है उसको हम अपवाह कहते हैं। ठीक है, निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल जो बहती है तो वो अपवाह कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार अपवाह तंत्र, तो जल मार्गों के जो जाल होते हैं, ठीक है, उसको हम अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक, तो अपवाह तंत्र जो अपवाह तंत्र है उसका जन्म ये जो है उच्चावचन यानी धरातल की जो प्राकृतिक बनावट होती है उससे होता है। तो जल अपवाह इससे पूर्णतः प्रभावित होता है। अतः अपवाह तंत्र अथवा जल निकास का तात्पर्य है कि किसी भूखंड पर उपलब्ध जल का है ना ढाल के अनुरूप नलिकाओं, नालियों, है ना, नालों या उपनदियों, सहायक नदियों तथा नदियों द्वारा बहकर अन्यत्र झील या सागर में जाकर मिलने की व्यवस्था है। ठीक है, इसको हम अपवाह तंत्र कहते हैं। तो इसका अध्ययन हम नदी प्रणाली के अंतर्गत करते हैं। भारत भूमि के विकास एवं भारत की सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक विकास में नदियों का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो नदियाँ प्राचीन समय में और आज भी है ना आवागमन के साधन है ना। नदियाँ जो हैं पहले भी और आज भी ये आवागमन के साधन है। धार्मिक स्थल, औद्योगिक तथा जो व्यावसायिक केंद्र है तो ये सब इन्हीं नदियों के है ना किनारे पर सब मिलते हैं। तो भारत की नदियाँ सिंचाई के लिए हमेशा उपयोगी रही है। आगे हम देखेंगे अपवाह के प्रतिरूप के बारे में, है ना। तो नदियों और सहायक नदियों के विन्यास को है ना प्राकृतिक अपवाह या प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नदियों के जो अपवाह के जो प्रमुख प्रतिरूप है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला होता है द्रुमाकृतिक है ना या वृक्षाकार प्रतिरूप। तो इसमें है ना जब अपवाह की जो आकृति है ना वो वृक्ष के समान हो जाती है। ठीक है ना, जो बहने की जो वो है ना जब अपवाह होती है इसकी आकृति जब वृक्ष के समान हो जाती है तो अपवाह के प्रतिरूप को है ना द्रुमाकृतिक है ना या वृक्षाकार प्रतिरूप इसको हम कहते हैं। विशाल मैदान का अपवाह जो होता है वो वृक्षाकार इसका प्रतिरूप होता है। ठीक है, दूसरा है अरीय प्रतिरूप। तो जब नदियाँ है ना किसी पहाड़ी से चारों ओर विकीर्ण होती है तो वे आर्य प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये आर्य प्रतिरूप में ये बहते हैं। तीसरा है जालीनुमा प्रतिरूप। तो जालीनुमा प्रतिरूप में प्रमुख सहायक नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर चलती है ना, समानांतर ये बढ़ती हैं, जबकि और जो सहायक नदियाँ होती हैं वो दोनों ओर से आकर मिलती हैं। तो ये प्रतिरूप हिमालय पर्वतमाला तथा पूर्वांचल की पहाड़ियों में है ना देखा जाता है, जो जालीनुमा प्रतिरूप है। चौथा है अभिकेंद्री प्रतिरूप। तो अभिकेंद्री प्रतिरूप में नदियाँ जो है ना चारों ओर से बहकर किसी गर्त या झील में मिल जाती है। तो अभिकेंद्री प्रतिरूप ये थार मरुस्थल में देखा जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता जो हम है ये थार मरुस्थल की विशेषता है जो अभिकेंद्री प्रतिरूप है। पांचवा है गुंबदाकृत प्रतिरूप। तो गुंबाधिकृत जो प्रतिरूप है ना ये अपवाह प्रतिरूप में वलयाकार, अरीय और अपवाह के तत्वों का ये मिला जुला रूप होता है। ठीक है, छठवा है जल ग्रहण क्षेत्र। तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। सातवां प्रतिरूप है अपवाह द्रोणी। तो एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। ठीक है, आगे है आठवां है जल संबंध। तो एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा होती है ना या जल विभाजक जिसे कहते हैं या उसी को हम जल संबंध कहते हैं। ठीक है, तो एक अपवाह श्रेणी को दूसरे अपवाह श्रेणी से अलग करने वाली जो सीमा होती है, ठीक है, उसे हम जल संबंध कहते हैं। तो ये है आपके अपवाह के है ना प्रमुख जो प्रतिरूप होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे का ध्यान हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।